जल्दी से गुड इवनिंग सभी को, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूरी परिवर्धन। जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूरी परिवर्धन। भूरी परिवर्धन क्या होता है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो जाइगोट होता है वो कितना परिवर्धित होकर के या विभेदीकरण चालू करके टिश्यूज बनाता है, आर्गन बनाता है, अंग बनाते हैं और बाद में एक शिशु का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूरी परिवर्धन। एक एक स्टेप बहुत प्यार से समझेंगे जी। हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक एक पॉइंट को आप लोग समझेंगे और बताएंगे। जहां पे नहीं समझ में आएगी आप लोग तुरंत कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग इसके आगे भ्रूणी परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो यहां सीधा सीधा हम लोग निषेचन के बाद, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो कैसे परिवर्तित होता है, कैसे शिशु बनता है, उसका हम लोग सब लोग देखेंगे। कहां पे निषेचन होता है जी। चलिए तो देखिए यहां पे है, कह रहा है कि एक एक पॉइंट समझेंगे। कह रहा है निषेचन, निषेचन के बाद, निषेचन कैसे होता है, कहते हैं मानव में निषेचन जो होता है इंटरनल होता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है। क्यों होता है, इसका कारण भी है। ठीक है, क्योंकि निषेचन जो होता है यानी स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है वो कहां पर होता है, तो बताया गया है फैलोपियन ट्यूब पर होता है। कहां पे, फैलोपियन ट्यूब पर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब पर इसका ओवम का और स्पर्म का निषेचन होता है। तो मतलब स्त्री के शरीर के अंदर यदि होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो कहां पे होता है, फैलोपियन नलिकाओं में होता है। तो फैलोपियन नलिका कहां पर होती है, फैलोपियन नलिका कौन सी भाग होती है, ठीक है ना, फैलोपियन नलिकाओं में होता है। तो आप लोग फैलोपियन नलिका देखे हैं। ठीक है, फैलोपियन नलिका देखें कि फैलोपियन नलिका कौन सा भाग होता है। तो हम लोग ऐसे डायग्राम समझे थे कि ये ऐसे, ठीक है, यहां पे देखेंगे ये फिम्बरी होता है, फिम्बरी, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, झालर। ठीक है, और यहां पर होता है ओवम। ठीक है, यहां पे होता है ओवम, फिम्बरी यानी झालर। यहां से ओवम का विमोचन होता है, यानी ओवम बाहर निकलता है, फिम्बरी से पकड़ता है। और ये भाग होता है एम्पूला। ठीक है, ये भाग होता है एम्पूला। आगे बढ़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यहां पे संकीर्ण पथ, इसे कहते हैं संकीर्ण पथ। ठीक है ना, ये है संकीर्ण पथ। तो ओवम यहां से आता है और यहां पर संकीर्ण पथ पे स्पर्म ऐसे आता है, वजाइना से होते हुए गर्भाशय से यहां पे फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। तो निषेचन यहीं पे संपन्न होता है, निषेचन यहां क्या होता है, संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, तो निषेचन कहां होता है, तो बताया गया है फैलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ पर होता है। ठीक है, निषेचन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब के संकीर्ण पथ पर होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जैसे कह रहा है कि फैलोपियन नलिका में होता है, यहां पे लिखिए वीर्य, यहां पे वीर्य होना चाहिए, वीर्य है, वीर्य में उपस्थित। ठीक है, वीर्य को इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक है ना, सीमेन बोलते हैं, नहीं वीर्य बोलते हैं, जिसे हम लोग जो है वीर्य में उपस्थित, वीर्य में क्या होता है, प्रोस्टैग्लैंडिस, प्रोस्टैग्लैंडिस सीमेन में पाया जाता है, प्रोस्टैग्लैंडिस। तथा स्त्री के, ठीक है, स्त्री के पीयूष ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ कहां होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, से स्रावित गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करते हैं जिससे शुक्राणु फैलोपियन नलिका तक पहुंच जाए। यहां पे फिर से डायग्राम को देखेंगे, कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलता है और दूसरी बात
किससे निकलता है भैया? सीमेन में, यानी सीमेन, ये है सीमेन, तो इसके साथ सीमेन होता है, सीमेन आता है, स्पर्म के सहित हम लोग सीमेन बोलते हैं। ये स्पर्म को क्या, स्पर्म को आगे विमोचन करने के लिए सीमेन में जो प्रोस्टैग्लैंडिस पदार्थ होता है, इसमें संकुचन करता है, इसमें संकुचन, जब ये संकुचित होता है तो स्पर्म आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक, आगे अब इसमें देखिए शुक्राणु फैलोपियन तक पहुंच जाए, तब शुक्राणु यानी स्पर्म अंडाणु की कोरोना रेडिएटर से चिपक जाता है। जो ओवम होता है, अंडाणु होता है, उसमें ऊपर की ओर लेयर होती है, ओवम में ऊपर की ऐसी लेयर होती है जिसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो कहता कोरोना रेडिएटा से चिपक जाता, ओवम अब स्पर्म में यहां जाता है, ओवम के कोरोना, ये है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना रेडिएटा से चिपक जाता है। और एक्रोसोम से जो स्पर्म है, इस स्पर्म के ऊपर, अच्छा सीमेन क्या होता है सोनी सिंह? सीमेन बेटा स्पर्म के साथ कुछ एंजाइम और कुछ पदार्थ होते हैं, जिस तरल पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग पूरे को मिलाकर के सीमेन कहते हैं। ठीक है ना, सीमेन। तो अब देखिए यहां पे कोरोना रेडिएटर से स्पर्म जाकर के चिपक जाता है। अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये है ओवम, ठीक है, ये है ओवम, और इसका है ये कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा है, स्पर्म इसी से जाकर के चिपक जाता है। स्पर्म का ऊपरी भाग जो होता है वो होता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। और एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? हाइलूरोनिडेज, हाइलूरोनिडेज एंजाइम, हाइलूरोनिडेज एंजाइम होता है जो इसको भेदने का काम करता है। अर्थात ये हाइलूरोनिडेज एंजाइम यहां पे छूट जाता है तो इसकी पन्नी जो होती गल जाती है और इसका हेड अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अंदर की ओर इसका हेड प्रवेश करता है। तो यहां पे देखिए कह रहा है कोरोना रेडिएटर से चिपक जाता है और एक्रोसोम से एंजाइम यानी हाइलूरोनिडेज एंजाइम और मीरीनिडेज एंजाइम छोड़ता है जो निषेचन, जिससे निषेचन संपन्न होता है, अर्थात उसकी दीवार गल जाती है और निषेचन संपन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे निषेचन के बाद, अच्छा आपके शरीर में कोरोना नहीं होता है, ठीक है, हाँ, तो ओवम के ऊपर होता है बेटा, ओवम के ऊपर, ठीक है, आपके शरीर में नहीं, एक्रोसोम। हाँ, तो कह रहा है निषेचन के 24 घंटे के बाद, जैसे ही निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके 24 घंटे के बाद युग्मनज यानी जाइगोट, क्या जाइगोट अर्थात युग्मनज में विदलन होता है, इसे क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। देखिए क्लीवेज क्यों बोलते हैं, तो बताया गया कि जैसे ही कोशिका होती है, एक सेल होती है, जब ये बंटती है तो कई सेलों में बंटती है और इनका सेल का जो आकारकी होता है वो सेम होता है, यानी सामान्य होता है। तो इसे कहते हैं कि विदलन होता है, जो क्लीवेज हो रहा है वो सेम कोशिकाओं का निर्माण करता है और समसूत्री करता है, वो 24 घंटे के बाद होता है। और युग्मनज यानी जाइगोट अंडवाहिनियों की ओर संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता चला जाता है। अर्थात संकीर्ण पथ जो होता है ऐसे, ठीक है, इसी जैसे फिम्बरी हो गया, यहां पे एक ऐसे मान लो जो ओवम है, ठीक है, ये फिम्बरी हो गया, ऐसे इसको ये ओवम से उसको पकड़, इसको जो है
अंडाशय से ऐसे पकड़ लिया, पकड़ करके आगे गया, यहाँ पे निषेचन होगा, निषेचन करके कहां पे जाएगा, ये जाएगा गर्भाशय की ओर बढ़ता रहेगा और उसमें क्या होगा, डिवीजन चालू यानी क्लीवेज होगा, यानी विदलन चालू रहेगा। और तब ये 2, 4, 8 और 16 संततियों में बढ़ जाता है। कितना, यहां पर देखिए नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप पूरा बता सकते हैं कि शिशु का निर्माण कैसे हो गया। तो यहां पे सीधा सीधा है 2, 8, 16 संतति कोशिका में बढ़ जाती है। तो यहां पे जैसे देखिए ऐसे एक सेल था, 2 सेल बटा, ठीक है, फिर 4 बटा 4 से अब 8 हो गया, 8 से 16 हो गया। तो ऐसे कोशिकाओं में क्लीवेज होता है जो समान कोशिका बनी रहती है। तो ऐसे फिर इसमें विभेदीकरण होगा। तो देखिए 2, 4, 8 और 16 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसे कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरक खंड, ब्लास्टोमियर कहते हैं। यहां पे ध्यान देना, 2 से लेकर के कहते हैं 2, 4, 8, 16 में जो बढ़ता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। यहां पे ध्यान देनी बात है, क्योंकि पूछा जाएगा ब्लास्टोमियर क्या है या ब्लास्टोसाइट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो है एनसीईआरटी में पूछा गया कि जो है निषेचन के बाद युग्मनज विभेदीकरण करके क्या बनाता है, ठीक है ना, विभेदीकरण करके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा ब्लास्टोमियर्स, अगर है तो ठीक है, नहीं ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है, ब्लास्टोसाइट्स बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि यही आगे ब्लास्टोसाइट्स बना लेता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि ब्लास्टोमियर किसको कहेंगे, 2 से लेकर के कितने, 2 से लेकर के 16 कोशिकाओं को। अब इसमें देखिए 2 से 16 कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहेंगे। ये मां के शरीर में क्लीवेज होकर के आगे बढ़ेगा। फिर कह रहा 8 से 16 कोशिका यानी ब्लास्टोमियर को, 8 और 16 ब्लास्टोमियर को, 2 और 4 अब यहां पे छूट रहा है, 2 और 4 8, 16 को जब इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, तब हम लोग ब्लास्टोमियर कहेंगे। और जैसे ही 8 और 16 के भ्रूण को हम लोग देखेंगे उसे तूतक या मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं, तूतक या मोरूला। एक बार चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, देखिए एकदम सिंपल देखिए, यहां पे देखिए ये है ओवम, ठीक है ना, ये ओवम है, यहां पे आया स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म आकर के इससे फ्यूज हुआ, तो यहां पे जब इससे जुड़ गया, इसका न्यूक्लियस इसके फ्यूज हो गया, तो ये एक सेल बनाएगी, ठीक है ना, एक सेल बनाएगी, ये 2n नंबर की हो जाएगी। यहां पे हो रहा है निषेचन, क्या हो रहा है, निषेचन, यहां पे हो रहा है भैया निषेचन। और ये जो सेल बन रही है, ये वाली जो सेल बन रही है, अब इसे हम लोग बोलेंगे युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज अर्थात इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट, और इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में जो सेल बनी 2n नंबर की उसे जाइगोट कहते हैं, ठीक है। जाइगोट में भैया विदलन होगा, क्या होगा, विदलन यानी क्लीवेज होगा, ठीक है, यहां पे लिख दो विदलन। अब विदलन चालू होगा तो बताया गया कि पहले जो है 2 सेल बनाएगी, ठीक है, विदलन चालू हुआ 2 सेल बना रही, बहुत प्यार से समझिए। फिर इसके बाद कितना बना रही है, 4 सेल बना रही है, ठीक है ना, ये बन गई 4 सेल। फिर कह रहा 4 से कितना सेल बनाती है, तो बताया गया कि 4 से 8 सेल बनाती है, ठीक है, कितना, 4 से 8 सेल बनाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेल बनी, ठीक है। अब 2 से लेकर के यहां तक आ जाइए, तो कह रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टो, 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 एक सेकेंड, ब्लास्टोमियर, ठीक है ना, ब्लास्टोमियर, या हिंदी में इसे कोरक खंड कहते हैं, कोरक खंड,
ठीक है ना, कोरक खंड कहते हैं। अब यहां पे देखिए दूसरी बात यहां कह रहा, दूसरा रिंग बना करके यहां पे देखें तो कह रहा है कि यहां, ठीक है, ये 4 से 8 16 जो होता है, ठीक है, यहां पे 8 और 16, अब आगे चलेंगे 1 2 ऐसे 16, ऐसे में बहुत सारी सेल बना दी, ये बना दिए 16। तो ये दो कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं तूतक। तूतक यानी मोरूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई ना सभी लोग? जल्दी से बताइए, जल्दी से ये बात समझ में आई? यहां तक मोरूला बन चुका है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 8 से 16 कोशिकाओं को हम लोग मोरूला बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई ना? यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो आगे शिशु जो बन रहा है ना, नहीं समझ में आएगा। एक बात बता देते हैं, क्लियर है ना? अच्छा तुम लेट हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। आगे देखिए, कह रहा है कि तूतक कहते हैं, मोरूला यानी तूतक विभाजित होते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ता रहता है, तब इसे कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं। ब्लास्टोसाइट्स कह रहा है कि, अब यहां पे फिर से आप लोग चले जाइए बैक। ये कह रहा है कि जब ये मोरूला होता है यानी 8 से 16 कोशिका, ये आगे की ओर, किधर? आगे की ओर, गर्भाशय की ओर ऐसे जाता रहता है। मैंने हाथ से बताया बेटा कि ये जो है, ये देखिए मेरी उंगली जो है फिम्बरी यानी झालर समझ लो, और ऐसे ये इसको, ये वाला भाग को आप लोग एम्पूला, इसको जो चौड़ा है देखो, एम्पूला समझ लो, हाथ से एकदम पता चल रहा है, एम्पूला हो गया ये फूला हुआ भाग, और ये है फलोपियन टिप, और यहाँ पे आप लोग संकीर्ण पथ समझ लो, और इधर की ओर क्या? गर्भाशय, यूट्रस समझ लो। तो ये क्या करता है? आगे की ओर, यहां से आगे की ओर गर्भाशय की ओर चला जाता है। ये जाता रहता और उसमें विभाजन चालू किए रहता है। ठीक है, जैसे इसमें अब आगे देखते हैं, जैसे विभाजन चालू किए रहता है ये, तब हम लोग उसको ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं। आगे की ओर जाएगा तो ब्लास्टोसाइट, यहां पे आगे लिख देंगे ब्लास्टोसाइट। क्या लिखेंगे? ब्लास्टोसाइट। ये नहीं समझ में आ रहा? ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है ना? आगे की ओर कोशिकाओं का समूह जो होगा वो ब्लास्टोसाइट्स कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा ब्लास्टोसाइट्स जो है, यहां पे ब्लास्टोसाइट्स में ब्लास्टोमियर बाहरी परत के रक्त में, ठीक है, बाहरी परत के रक्त में लग जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कोरक, पोष कोरक, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। बस आराम से समझिए। कहे कि बहुत सारे ऐसे सेलों का जो समूह था ये बढ़ता चला गया, हम अब इसको क्या बोलते हैं? अब हम इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंपल नाम दिए ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है ना? ब्लास्टोसाइट्स नाम दिए। अब ये कहता है कि सिंपल इसमें कुछ कोशिकाओं का परत रक्त से लग जाता है। तो देखिए ये परत ऐसे 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 ऐसे, तो कुछ कोशिकाएं ऐसे परत के रूप में, बाहरी परत के रूप में, ये बाहरी परत है, बाहरी परत के रूप में लग जाता है। ठीक है, कुछ कोशिका बाहरी परत के रूप में लग जाता है, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल कहता है अंदर की ओर वहीं पे इकट्ठा रहती हैं, तो इनर सेल मास कहते हैं, इसे कहते हैं इनर सेल मास। ठीक है ना, इनर सेल मास के नाम से जाना जाता है। ये बात यहां तक समझ में आई ना? जल्दी से बताइए।
जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आई ना बात? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहां तक समझ में आया? इनर मास दो भागों में बट जाता है। तो यहां पे देखिए कह रहा है इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो बाहरी होता है, यानी ब्लास्टोसाइट्स के बाहरी परत जो रक्त से आगे जाके परत के रूप में लग जाते हैं, जिसे हम लोग पोस्टकोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। फिर कह रहा है कोशिकाओं के भीतरी समूह को जो पोस्टकोरक से जुड़े होते हैं उसे अंतर कोशिकीय समूह या इनर सेल मास कहते हैं। जैसे मैंने अभी देखो सिंपल सिंपल बताया, बना करके एकदम सिंपल देख लो। ये है इनर मास सेल और ये किससे, इसी से ट्रोफोब्लास्ट से लगे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अब पोस्टकोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट जो ऊपर वाला है, ठीक है ना, जो ऊपर की कोशिका यानी ट्रोफोब्लास्ट जो है स्तर गर्भाशय के अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम वाल से संलग्न हो जाता है और कह रहा अंतर समूह जो भ्रूण के रूप में अलग अलग विभेद हो जाता है। यहां पे देखिए अब आगे इसी में देख लीजिए, इसमें देखिए कह रहा कि ये अब आगे क्या करता है, जो गर्भाशय होता है क्या होता है, यूट्रस की वाल, ठीक है, यूट्रस की वाल के एंडोमेट्रियम भाग होता है, ऐसे हम लोग समझ लेंगे बना करके। ठीक है, तो यहां पे देखिए सिर्फ गर्भाशय का वाल ही बना देते हैं। ठीक, यहां पे देखिए ये है गर्भाशय की वाल। तो गर्भाशय की वाल कितने लेयर में होती, 3 लेयर में। ठीक है, कितने लेयर में, 3। अब देखिए 2 और ये 3 लेयर आ गई। तो तीसरी लेयर जो है ये इंडोमेट्रियम वाल है। ठीक है, क्या है, इंडोमेट्रियम वाल। ठीक है, इंडोमेट्रियम लेयर हो गई। ये जो वाल है इसको हम लोग कहते हैं अंतः स्तर ना, अंतः स्तर। तो इसमें जाकर के जो इसका लेयर होता है, देखो सिंपल यहां से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे आएगा, ऐसे। इसका ऊपरी जो लेयर बताया मैंने कि ऊपरी लेयर, ये वाला ऊपरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट और बीच वाला जो है इसको हम लोग बोले इनर सेल मॉस। तो देखिए यहां पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डायग्राम पे यहां पे देखिए कहां चला जाए, देखिए ये डायग्राम में देखिए तो यहां पे ये वाला इसके लेयर से आच्छादित अर्थात इसके अंदर धंसने की कोशिश कर रहा है, अर्थात वो एंडोमेट्रियम वाल से जाकर के चिपक जाता है। ठीक है ना, एंडोमेट्रियम वाल से जाकर के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल से चिपक जाता है। अब देखिए इससे ये चिपक गया। ठीक है, आगे अब क्या कहता है, अब गर्भाशय की कोशिकाएं तेजी से विभक्त होकर कोरक पुटी ब्लास्टोसाइट्स को घेर लेती है। उसके अंदर क्या होता है, अर्थात देख लीजिए यहां पे ये वाला जो इनर मास सेल है यही जो है भ्रूण बनने लगता है, यानी एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो भैया, एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण बन जाता है, और बाद में यही शिशु बनाएगा। क्या बनाएगा, एक परिपक्व बच्चे को जन्म देगा। तो यहां पे देखिए ये बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। अब कहता है अब गर्भाशय की कोशिका तेजी से, जैसे ये जाके चिपक जाता है उसके अंदर यानी एंडोमेट्रियम वाल में चिपक लेता है, तो तेजी से गर्भाशय की कोशिका यानी गर्भाशय और तेजी से कोशिकाओं को विभाजन करती है और उसे कहते हैं कोरक पुटी को घेर लेती है। पूरे पूरे उस कोरक पुटी को ऐसे घेर लेती है, डिवीजन करके ऐसे घेर लेती है। तब कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के
अंतः स्थापित हो जाती है। अब भैया जैसे ये मेरा हाथ है, अगर इसमें मैं पेन रख दिया, इसमें सेल डिवीजन ऐसे कर दिया है ना, ऐसे कर दिया, या कभी कभी आप प्राय देखे होंगे, ऐसे समझ लीजिए जब कभी पेड़ में तार बांध दो, तार, ठीक है, छोटा सा पौधा है, तार बांधो, कुछ दिनों के बाद वो उसके सेल डिवीजन होगी और तार जो है उसके अंदर चला जाता है। तो सिंपल इसी तरह होता है, ऐसे ये लटक जाता है जाकर के ब्लास्टोसिस्ट, इसमें जैसे गर्भाशय के वाल में ऐसे लटकता है, ये सेल डिवीजन तेजी से करती है और उसको अंदर की ओर प्रवेश करा लेती। जैसे ही अंदर वो प्रवेश हो जाता है, उसी दशा को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्प्लांटेशन, इसका हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन को इसे कहते हैं अंतरोपण, ठीक है, अंतरोपण या इसे प्रत्यारोपण के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। कोरक पुटी मतलब क्या होता है? कोरक पुटी मतलब बेटा, कोरक पुटी जो होता है ब्लास्टोसाइट्स को ही बोलते हैं, कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है ना। इससे पहले बता तो रहे थे, हाँ चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब कह रहा मोरूला, जो मोरूला अवस्था है, मोरूला में कैसे विभेद होता है, आगे देखिए। तो हम लोग तो पहले उसकी संरचना पढ़े, अब संरचना हम लोग डिटेल से, मोरूला में हम लोग कहा कि 16 कोशिकाओं का जो समूह होता है, 8 से 16, उसे हम लोग मोरूला कहते हैं। सिंपल बात ना, उसे हम लोग को क्या कहते हैं? मोरूला। तो मोरूला में क्या अंतर होगा, क्या विभेद होगा, आगे देखते हैं। तो कह रहा है मोरूला जो 32 कोश की अवस्था होती है, मोरूला जो है वो 32 कोश की अवस्था, 32 कोशिकाओं का समूह होता है तथा निषेचन के लगभग 72 घंटे के पश्चात गर्भाशय में पहुंच जाता है। ये क्या करता है? 72 घंटे तक, 72 हर्ष तक ये क्या करता है? वहां तक पहुंच जाता है। कहां तक? गर्भाशय तक पहुंच जाता है। और मोरूला के चारों ओर जोना पेलुसिडा घिरा होता है। जो मोरूला है उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भैया? जोना पेलुसिडा उसको घेरे रहता है। ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊपर एक संरचना जोना पेलुसिडा घेरता है, ठीक है। आगे देखिए, अब कहता है क्या बनेगा? ब्लास्टूला। अब बनेगा ब्लास्टूला, ठीक है ना। क्या बनने वाला है? अच्छा सोनी, क्या बात है भैया? हाँ सोनी, क्या बोल रहे हो बेटा? सोनी बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? बाकी की क्लासेस कहाँ है? मतलब चलिए आगे। हाँ ममता, क्या डाउट है बताओ बेटा। जल्दी से बताइए। चलिए आगे, आगे चले। आगे चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोई जवाब नहीं। आगे ब्लास्टूला क्या है? ब्लास्टोमियर की बाहरी, जो ब्लास्टोमियर है की बाह्य सतह को
ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इससे पहले हमने बता चुका है कि ट्रोफोब्लास्ट क्या है, जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ग्लैंड से स्रावित पोषक पदार्थ ग्रहण करती है। अब क्या करती है कि ब्लास्टोमियर बनेगा, ब्लास्टूला बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, तो कहा कि जो ट्रोफोब्लास्ट ऊपरी लेयर है जो चिपकती है किससे, गर्भाशय की वाल से जो चिपक जाती है, वो गर्भाशय की दीवार से एंडोमेट्रियम ग्लैंड से स्रावित पोषक पदार्थ खींचते हैं और खींच करके वो क्या करते हैं, एक तरल, एक गुहा बनाते हैं और उस तरल को क्या करते हैं, गुहा में एकत्रित कर लेते हैं, जिसे हम लोग ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। कि फिर कहता है ब्लास्टोसील में पोषक पदार्थ के ब्लास्टोसील, अब वो क्या करता है, ये ऊपरी जो गुहा है ब्लास्टो, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, ये उसकी वाल से, गर्भाशय की वाल से पोषण को खींच करके यहाँ पे तरल पदार्थ भर लेता है, जिसे हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं। फिर कह रहा ब्लास्टोसील में पोषक पदार्थ के कारण इसका आकार बढ़ जाता है, यानी इसका आकार बढ़ जाता है और पुटी के रूप में स्थानांतरित हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए पुटी बन गया। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेती। जो ऊपरी कोशिका है ये भ्रूण में नहीं लेती, परंतु संरक्षात्मक, इसके अंदर जो इनर मास सेल था, यानी भ्रूण बन रहा था, ये इसकी सुरक्षा पोषक कार्य, यानी इसको पोषण देना, भ्रूणी कला बनाती है, भ्रूण के ऊपर पन्नियों का निर्माण करती है, जो बाद में कोरियन बनाती है, कोरियन बनाती है और संरचनात्मक एम्बियन बनाती है। ठीक है, बाद में यही कोरियन बना लेगी और एम्बियन का निर्माण करेगी। आगे देखिए, माइक्रोमियर या का इनर मास सेल, जो इनर मास सेल है वो ब्लास्टोमियर के सिर पर उभार मारती है। ये है ब्लास्टोमियर सेल, ठीक है, ये ब्लास्टोमियर है और इसके ये ऊपर उभार मारती है कौन, ये मार रही है कौन, ये मार रही है इनर मास सेल, ऐसे बन जाती है, जिसे भूरी घुंडी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक नो कहते हैं या भूरी घुंडी। यही भ्रूण का विकास करती है। आगे चल के यही भ्रूण जो है शिशु में बन जाते हैं या गर्भ बन जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कह रहा स्टेम सेल, स्टोम लिखा है, स्टेम सेल पाई जाती, इनमें पाई जाती स्टेम सेल। क्या पाई जाती है, स्टेम सेल, ध्यान देना, स्टेम सेल पाई जाती है। स्टेम सेल क्या होती है, हमेशा विभाजित होने वाली। हमें कोरियन का मतलब क्या होता है, कोरियन बेटा जो होता है, पहले आप समझ लीजिए, जो कोरियन होता है बाद में ये इसके ऊपर जो लेयर होता है भ्रूण को ढकने का काम करता है और यही बाद में प्लेसेंटा का निर्माण करता है। अर्थात वो कोरियन एक पन्नी होती है जो चारों तरफ शिशु के ऊपर लगी होती है। ठीक है ना, आगे देखिए, अब इसमें देखिए स्टेम सेल पाई जाती। देखिए अब यहां पे सोचनी बात है कि एक सेल से एक शिशु का जन्म होता है, एक सेल से 9 या 9.5 माह में एक शिशु बन जाता है। तो आप सोचिए कि एक सेल से 9 माह में शिशु कैसे बनता है। तो एक सेल, इसीलिए कहा जाता है माता बहुत उच्च स्थान पे रखी गई है, माता जैसे कोई नहीं। बताइए, एक सेल, हम लोगों का पूरे बॉडी का एक एक सेल माता का दिया हुआ सेल होता है, क्योंकि माता के ही सेल से वो डिवीजन करती है, माता के ही न्यूट्रिशन से वो लेकर के विभाजन करती है, ग्रो करती है, विभेदीकरण करती है। तो यहां पर देखिए, एक सेल से एक शिशु बनना, ये कितना अचंभव, 9 माह या 9.5 माह में ऐसा हो जाता है। तो आप सोचिए एक सेल किस तरह कार्य करेगी। तो बताया गया इन बहुत सारे सेलों के समूह में स्टेम सेल होती है, जो हमेशा बटती रहती है और एक विशिष्ट कोशिका बनाती है। वही विशिष्ट कोशिका अंग बनाते हैं और फिर स्टेम सेल बनाती है, फिर ये विशिष्ट कोशिका, फिर एक स्टेम सेल। तो इस तरह
इम्प्लांटेशन, ममता रानी, इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन मतलब जब भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है तो इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस तरह क्या करता है, भ्रूण के विकास में स्टेम सेल पाई जाती है जो ऊतक और अंगों का निर्माण करती है। यही स्टेम सेल आगे चल के ऊतक या अंग बनाएंगे। ब्लास्टोमियर के जिन और भ्रूणी घुंडी जुड़ी होती है उसे भ्रूणी ध्रुव कहते हैं। मतलब ये है भ्रूणी ध्रुव। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास। अब कल आएंगे तो इसके आगे फिर से बताएंगे। अब आप लोग बताइए। हाँ हाँ, ब्लास्टोमियर का काम क्या था? ब्लास्टोमियर बेटा भ्रूण को जो है प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, और वो उसको न्यूट्रिशन का काम करती है। ठीक है, आगे बाकी की क्लास कहां, किसकी बाकी क्लास नहीं मिले बेटा? जल्दी से बताओ महेश, जल्दी से बताओ। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब कल मिलते हैं, कल इसके आगे बताते हैं और इसको खत्म करके बायोलॉजी की। ओके, कहाँ गया? बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाए बेटा, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में देखिए आज अच्छे से नहीं पढ़ पाए सोनू, क्या है? चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे बेटा। कल जो पूछना होगा पूछिएगा, पहले शुरुआत में आ जाइएगा। जो क्वेश्चन आज छूट गया है उसको बता दीजिएगा, पहले हम आपको बता देंगे फिर उसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है ना, आज मेरा दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, हाँ ठीक है, हम कल आएंगे, कल आपको बताएंगे। ठीक है, ओके ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद सभी को और गॉड ब्लेस यू। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो क्वेश्चन होगा आप कल लेके आइएगा। कल फिर से हम बता देंगे तो आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। जब तक नहीं बताएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए बाय बाय सभी को।